आज हम एनसीईआरटी साइंस क्लास 10th के चैप्टर 13 के नोट्स कवर करेंगे एंड डैम श्योर इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ये इस साइंस बुक का लास्ट चैप्टर है, आपके एग्जाम आने वाली है तो हम हर एक पॉइंट को कवर करते हैं एंड इस जो वीडियो है इसको देखने के बाद आपका कोई भी डाउट नहीं बचने वाला है। सो विदाउट गेटिंग एनी फर्दर डिले हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो एनसीईआरटी साइंस क्लास 10th के चैप्टर 13 का नेम है हमारा पर्यावरण। अब पर्यावरण क्या होता है? एनवायरनमेंट, यानी जो हमारे आसपास का वातावरण है वही है हमारा पर्यावरण। अब पर्यावरण की डेफिनेशन क्या है? जब तक हम ये नहीं समझेंगे तब तक हम इस चैप्टर को नहीं समझ सकते। मैं जब भी आपको चैप्टर स्टार्ट करवाती हूँ उससे पहले चैप्टर का मीनिंग बताती हूँ ताकि आपको ये पता चल जाए कि चैप्टर में आपको पढ़ने क्या मिलेगा। आगे समझ में? तो चलिए, जो मेरे नोट्स है उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ाती हूँ और जो मेरे नोट्स में है वही इस बुक में, इस बात की बिल्कुल टेंशन मत लेना, है ना। तो यहाँ पर दिया है पर्यावरण की डेफिनेशन, आपकी आती है एग्जाम में और जो इंपॉर्टेंट है वही करवा रही हूँ, है ना, कुछ भी नहीं छोड़ूंगी इस बुक में से। तो यहाँ पर दिया है पर्यावरण की डेफिनेशन क्या है, तो आपको इजीली लिख के आना परि प्लस आवरण। इसमें आपको सुना रहा है पर्यावरण यानी परि प्लस आवरण, जिसमें जो परि है उसका अर्थ होता है आसपास यानी आसपास, है ना, और जो आवरण होता है उसका मतलब होता है घेरे हुए, अर्थात वह आवरण जो हमें आसपास से घेरे हुए हैं या चारों ओर से घेरे हुए हैं उसको क्या बोलते हैं? पर्यावरण। आ गई समझ में? अब नेक्स्ट दिया है परितंत्र क्या है। देखो, परितंत्र की डेफिनेशन आपको ये वाली देखनी है। किसी भी क्षेत्र के जैव तथा अजैव घटक मिलकर संयुक्त रूप से एक तंत्र का निर्माण करते हैं, यानी जो जैव हैं और जो अजैव है, अभी मैं आपको बताऊंगी जैव अजैव क्या होता है, तो ये भी आप जान लोगे तो आपको डेफिनेशन समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पर दिया है किसी भी क्षेत्र में जैव और अजैव घटक मिलकर संयुक्त रूप से एक तंत्र का निर्माण करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? परितंत्र। जैसे बगीचा, तालाब, खेत आदि, है ना। अब जो परितंत्र हैं वो होते हैं दो प्रकार के। कैसे? एक होता है प्राकृतिक परितंत्र और दूसरा होता है मानव निर्मित परितंत्र। अब प्राकृतिक परितंत्र से आपको समझ में आ रहा होगा वो परितंत्र जो प्रकृति के द्वारा बनता है, जैसे कि तालाब प्रकृति खुद बनाती है, या ऐसी आपने देखी होगी जो लेक्स होती है ना, वो लोग बनाते हैं। लेक्स भी लोग बनाते, तालाब भी लोग बना सकते हैं, ऐसी तो नहीं है। पर जो चीज़ें नेचर के द्वारा दी जाती, जो चीज़ें प्रकृति के द्वारा दी जाती हैं वो आएगी आपके प्राकृतिक परितंत्र के ऊपर। जिस तरीके से आपके झरने होते हैं, वाटरफॉल्स जो होते हैं, या फिर आप मान लो खेत वगैरह जो पेड़ पौधे हैं, ये आपकी नेचर की देन होती हैं, तो ये आएंगे प्राकृतिक परितंत्र के ऊपर। मानव निर्मित परितंत्र, जैसे बगीचे मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं, वैसे प्लांट्स लगाए जाते हैं, फिर उनकी कटिंग की जाती है, तो ये किसके द्वारा बनाया जाता है? वो बनाया जाता है मानव निर्मित परितंत्र। आगे समझ में डिफरेंस आ गए? अब यहाँ पर यही एग्जाम्पल दिए हैं। एग्जाम्पल प्राकृतिक परितंत्र में आप लिख सकते हो जैसे जंगल है, सागर है, झील है ना। और मानव निर्मित परितंत्र में आप लिख सकते हो जैसे जलाशय हैं, यानी इस तरीके से लेक्स बनाते हैं एक गड्ढा खोद के, या फिर आपने देखा होगा कुआं वगैरह, है ना। उसको बनाया किसने? मनुष्यों ने। जो बगीचा है वो किसने बनाया? मनुष्यों ने, इसलिए होगा मानव निर्मित परितंत्र। अब इसके दो घटक है, एक जैविक घटक और अजैविक घटक। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जैव अजैव के बारे में मैं आपको बता दूंगी। तो यहाँ पर आप देखो कि इसके जैविक और अजैविक घटक है क्या, है ना। देखो, अगर इसको समझना है तो इस तरीके से समझो। अजैविक यानी जिसके अंदर जीव नहीं है, यानी जिसके अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसे वो खुद खा सके या अपने हाथ हो उसके लिए, है ना। तो जैविक यानी होगा जिसके अंदर शरीर, मतलब शरीर के अंदर जिसके जीव हो, जीव यानी आत्मा वगैरह। तो इस तरीके से जैसे मनुष्य है वो एक तरीके से जैविक घटक होंगे। अजैविक घटक क्या होगा? आपका जो वायुमंडल होगा, मिट्टी होगी, जो पानी होगा, वो क्या होगी? एक तरीके से अजैविक घटक। आगे समझ में? तो यही है आपका, अगर डेफिनेशन लिखना चाहो तो आप ये लिख सकते हो, अजैविक कारक पारिस्थितिक तंत्र के निर्जीव घटक होते हैं, जैसे पानी, मिट्टी। निर्जीव यानी क्या है? जिसमें जीव नहीं होता, है ना। और सजीव यानी क्या होता है? जिनमें जीव होता है। तो जैविक घटक में लिखना, ये एक सजीव घटक होते हैं जिनमें जो प्राणी जीवित होते हैं वही होता है आपका जैविक घटक। जैसे पौधे, जानवरों में भी होता है जीव, जैसे मनुष्यों में होता है ना। और पौधों में होता है, पौधे में होता है, क्योंकि वो खुद अपना खाना बनाकर खुद ग्रो होता है, बढ़ता है ना। वो खुद एक छोटे से पौधे से, बीज से पौधा बनता है, फिर पौधे से बड़ा होकर एक पेड़ बन जाता है और फिर फल देता है। तो एक तरीके से उसका
ग्रोथ हो रही है, मनुष्यों की भी छोटे बच्चे से एक लेकर बूढ़े तक वो जाता है, तो इस तरीके से उसकी ग्रोथ होती है। तो यही होता है आपका जैविक अजैविक। तो मेन आप इस पर पर्यावरण पर ध्यान देना है ना, ये वाला टॉपिक कवर कर लेना और परितंत्र पढ़ लेना। फिर नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है जीवन निर्वाह के आधार पर जो जीवों का वर्गीकरण होता है वो 3 भाग में होता है। 3 भाग में फर्स्ट है उपभोक्ता, सेकंड है उत्पादक और तीसरा है अपघटक। अगर पूछ लिया जाए जीवन निर्वाह के आधार पर जीवों का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है, तो 3 भागों में किया गया है। फर्स्ट आपका आएगा उपभोक्ता। उपभोक्ता क्या होते हैं? ऐसे जीव जो उत्पादक द्वारा उत्पादित भोजन पर प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से निर्भर होते हैं, उपभोक्ता कहलाते हैं। अभी मैं बताऊंगी आपको। उत्पादक क्या होता है? सभी हरे पौधे व नील हरित शैवाल जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है इसी वर्ग में आते हैं और वो क्या कहलाते हैं? उत्पादक। फिर आते हैं अपघटक जो सड़े गले जीव से अपना भोजन बनाते हैं। देखो अब इजीली बता दो, उपभोक्ता क्या है? यानी जो किसी अदर जीव पर डिपेंड होंगे, है ना। जैसे कि जानवर है, जानवर दूसरे जीव को खाए, जो मांसाहारी जानवर होते हैं उनकी बात हो रही है। जैसे शेर है, शेर घास तो खाता नहीं है, शेर क्या दूसरे जानवरों को खाता है। तो जो भी जीव है दूसरे जीव के ऊपर डिपेंड है, उसको खाता है, तो वो आएगा आपका उपभोक्ता के अंदर। आगे समझ में। अब फिर सेकंड आता है उत्पादक। उत्पादक क्या होते हैं? आपके जो भी पौधे होते हैं हरे, जो प्रकाश संश्लेषण से, जो सनलाइट से अपना भोजन बनाते हैं, वो आएंगे आपके उत्पादक के अंदर। अपघटक क्या होंगे? जो सड़े गले जीव से अपना भोजन बनाएंगे, वो होंगे अपघटक। आगे समझ में, है ना। अब यहाँ पर आती है आहार श्रृंखला। आहार श्रृंखला यानी खाने की श्रृंखला जो होती है। फर्स्ट में यहाँ पर देखो, जैसे घास खाती है, घास कौन खाता है? हिरण खाती है। हिरण को कौन खाता है? शेर खाता है ना। तो यहाँ पर एक ऐसी श्रृंखला, आहार श्रृंखला का मतलब क्या होता है कि एक ऐसी श्रृंखला जिसमें एक जीव दूसरे जीव को भोजन के रूप में खाते हैं, आहार श्रृंखला कहलाती है। 2 नंबर में आ सकता है ना। अब ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये देखो पर्यावरण समस्याएं। देखो पर्यावरण में जो भी समस्याएं हैं वो क्या होगी? एक तो प्रदूषण हो गया, है ना। प्रदूषण भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। जल प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण होता है, मृदा प्रदूषण होता है। मृदा यानी जो आपकी मिट्टी का प्रदूषण होता है, उसमें जो केमिकल्स वगैरह आप डालते हैं उससे मिट्टी प्रदूषित होती है। फिर साथ में अगर पानी में आप केमिकल्स रिलीज़ करते हैं फैक्ट्रियों से, जो पानी मतलब उसमें जो पॉलीथीन्स डाली जाती है, उसमें जो मालाएं वगैरह डाली जाती है, इससे क्या होता है? जो पानी प्रदूषित होता है ना। उसमें ये मूर्तियाँ विसर्जित करना, तो उसमें चूना वगैरह मिलता है और बाकी बहुत सारे केमिकल्स होते हैं उनमें जो मिलते हैं पानी में, और वही पानी हम पीते हैं। तो इस तरीके से जो पानी है वो दूषित होता है। साथ में नेक्स्ट है वायु। तो वायु कैसे प्रदूषित होती है? जो हम वाहन चलाते हैं उसमें जो धुएं निकलते हैं उससे होता है। साथ में फैक्ट्रियों से जो धुआं निकलता है उससे होता है ना। ऐसे कई सारे प्रदूषण है। एक नॉइस पोल्यूशन होता है जिसमें मतलब ज़्यादा साउंड में अगर आप फटाके फोड़ते हैं, एक फटाके फोड़ने से भी वायु प्रदूषण होता है। साथ में उससे नॉइस पोल्यूशन यानी ध्वनि प्रदूषण, है ना। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो पर्यावरण समस्याएं क्या दिया हुआ है यहाँ पर? पर्यावरण में बदलाव हमें प्रभावित करता है। कैसे? जो हम सांस लेंगे वही सांस के थ्रू जो धुआं है वो हमारे अंदर शरीर में जाएगा, है ना। वही जो अगर धूल, वो जो आपकी मिट्टी है अगर वो प्रदूषित हो गई, है ना, मृदा प्रदूषण हो गया, तो वो मिट्टी जब उड़ के आपके अंदर जाएगी, है ना, सांस के थ्रू, तो इससे भी आपको ही दिक्कत होगी। जो पानी आप पियोगे अगर प्रदूषित है तो उससे भी आपको काफ़ी सारी बीमारियाँ होगी। तो ये हमारे जो जीव हैं उनको प्रभावित करता है और हमारी गतिविधियाँ भी पर्यावरण को प्रभावित करती है। इससे पर्यावरण में धीरे धीरे गिरावट आ रही है, जिससे पर्यावरण प्रदूषण जैसी समस्याएं सामने आ रही है। पर्यावरण समस्याएं क्या होती है? जैसे प्रदूषण होता है, साथ में वनों की कटाई से भी बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। आगे समझ में आपको। अब है ओजोन परत। ओजोन परत मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर आप देखो, ओजोन परत पृथ्वी के चारों ओर एक रक्षात्मक आवरण है। रक्षात्मक यानी आपकी जो सिक्योरिटी टाइप में होती है, तो ओजोन परत रक्षा करती है। ओजोन परत पृथ्वी के चारों ओर एक रक्षात्मक आवरण है ना, जो सूर्य से हानिकारक पराबैंगनी प्रकाश को अवशोषित कर लेती है। यानी सूर्य से जो भी हानिकारक पराबैंगनी प्रकाश आता है उसको अपने अंदर अवशोषित कर लेती है। इस प्रकार से ये जीवों की स्वास्थ्य संबंधी हानियाँ, जैसे जो आपका स्किन कैंसर होता है, त्वचा कैंसर, है ना, मोतियाबिंद यानी जो मोतियाबिंद आँखों में होता है ना, साथ में पौधों का नाश आदि से रक्षा करती है। कौन? ओजोन परत। आगे समझ में। अब इस ओजोन का निर्माण कैसे होता है? तो ओजोन का फॉर्मूला है O3।
O3 है ना, यानी कि एक O2 और एक O मिलेगा तो क्या बनेगा आपका O3 है ना। आगे समझ में इस तरीके से आप थोड़ा बुक में देख लो। बुक में आप यहाँ पर देखोगे जो आहार श्रृंखला होती है उसका दूसरा नाम आयाम भी होता है। कभी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए या सही गलत में पूछ लिया जाए तो आहार श्रृंखला जो मैंने आपको बताई, जैसे कि घास को हिरन खाती है, हिरन को शेर खाता है ना। तो इस तरीके से जो भी आहार श्रृंखला होती है वो होता है आयाम, इसका दूसरा नाम है आयाम। अब ओजोन परत मैंने आपको बता दिया, ये प्रोसेस आप लिख सकते हैं। साथ में आप ये आहार श्रृंखला का इस तरीके से डायग्राम देख सकते हैं यहाँ पर, है ना। और तो परितंत्र बता दिया मैंने आपको, पर्यावरण बता दिया। अब कचरा प्रबंधन क्या है, देखो कचरा प्रबंधन मैं आपको बता देती हूँ। इसमें आज के समय में यहाँ पर देखो, आज के समय में अपशिष्ट निपटान, अपशिष्ट यानी क्या होता है, जो कचरा है उसका निपटान एक मुख्य समस्या है जो कि हमारे पर्यावरण को प्रभावित करती है। यानी अगर इस कचरे को समेटा नहीं जाए, पॉलीथीन क्या मिट्टी में गल सकती है, वो कभी नहीं गलती है ना, इसलिए एक समस्या बन जाती है ये। तो हमारी जीवन शैली के कारण बहुत ही बड़ी मात्रा में कचरा इकट्ठा हो जाता है, जिसका निपटारा करना कचरा प्रबंधन कहलाता है। यानी कचरे को इकट्ठा करना, इससे अपनी लाइफ को सेव करना क्या कहलाएगा, कचरा प्रबंधन। यानी कचरे से छुटकारा एक तरीके से, है ना। इसके दो पदार्थ हैं, एक जैव निम्नीकरणीय पदार्थ और दूसरा है अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ। जैसे जैव निम्नीकरणीय पदार्थ में आप क्या लिख सकते हो, वे पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों के कारण छोटे छोटे घटकों में बदल जाते हैं। जैसे फल है ना, फल आपका सड़ के, जो सब्जियां वगैरह उसको एज अ खाद के रूप में भी यूज़ किया जाता है। तो ये जो चीज़ें होगी, है ना, सूती कपड़े भी गल जाते हैं, छिलके भी गल जाते हैं, केले के छिलके होते हैं, तो ये सब आएंगे आपके निम्नीकरणीय पदार्थ में, मतलब जैव निम्नीकरणीय पदार्थ में। अगर अजैव की बात करें तो अजैव में वो चीज़ें आएगी जो आपकी गलती नहीं है, यानी जो सूक्ष्म जीवों के कारण घटकों में परिवर्तित नहीं होती, उनको बोलेंगे अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ। जैसे है प्लास्टिक, पॉलीथीन है ना, जो रेशे हैं, जो धातुएँ होती है वो नहीं गलती। तो यहाँ पर आप इसके एग्जाम्पल देख सकते हैं। अब वापस देख लो बुक में, कुछ बचा है टॉपिक नहीं, कुछ भी टॉपिक नहीं छोड़ा है, बस इतना सा इम्पोर्टेंट है इसके अंदर, है ना, जो मैंने आपको सब कुछ बता दिया। इसकी एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। इसके साथ आपके क्लास 10 की साइंस यहीं पर एंड होती है। और आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। इसमें ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था, जो भी था वो मैंने आपको पॉइंट वाइज बता दिया। अगर आप चैप्टर पढ़ते तो भी इतना आपको अच्छे से समझ में नहीं आता, है ना। तो कैसा लगा आपको चैप्टर, कमेंट में ज़रूर बताना। साथ में सारे सिस्टमेटिक नोट्स आप इस टेलीग्राम यूजर नेम roxan4311 से परचेस कर सकते हैं काफ़ी कम प्राइस में, है ना। तो यहाँ पर जाइए, टेक्स्ट करिए और यहाँ पर लिखिए हाई आई वॉन्ट टू बाई NCERT नोट्स, और यहाँ पर आपको अपनी बतानी है कि आपको कौन से क्लास के नोट्स चाहिए, साथ में कौन से सब्जेक्ट के। तो इसके साथ हम वीडियो को एंड करते हैं और आपका फीडबैक ज़रूर दे देना कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो धन्यवाद, मिलते हैं स्टडीफाई में नई वीडियो के साथ। जय हिंद।